नमस्कार दोस्तों, हम हैं पूर्व जन्म की कहानियों के कथावाचक, पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक्सपर्ट, लाइफ एंड लीडरशिप कोच हितेश छाबड़ा। प्यारे दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो के अंदर एक ऐसे भाई का पूर्व जन्म का किस्सा आप सभी के सामने हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। जो भाई लगभग 55 वर्ष की आयु के हैं, पेशे से एक वकील हैं और अपनी धर्मपत्नी के खर्चा करने की और पैसों को बर्बाद करने की आदत से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। दोस्तों, ये भाई भारत के एक बहुत ही जाने माने वकील हैं और ये बताते हैं कि पिछले 10 वर्षों से इनकी धर्मपत्नी को बिजनेसमैन बनने का भूत सवार है और अपने इस जो उनकी धर्मपत्नी के ऊपर भूत सवार है बिजनेसमैन बनने का, इस चीज़ के चलते पिछले 10 वर्षों के अंदर 10 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान इनकी धर्मपत्नी कर चुकी हैं। तो ये कह रहे हैं कि भाई मैं उनका ये जो नुकसान करने की आदत है और उसके ऊपर से फिर वो बात भी नहीं सुनती हैं और उसके ऊपर से जितने भी फाइनेंसेस हैं मेरे जितने बैंक अकाउंट्स हैं और जितना भी पैसा है जो भी हमारे पास है, सारी संपत्ति सारे पैसे पर मेरी जो पत्नी है उनको कंट्रोल रखने की भी बहुत ज़्यादा आदत है। तो ये कहते हैं कि मैं थोड़ा इस चीज़ को लेकर के परेशान चल रहा हूँ भैया, तो मैं जानना चाहता हूँ कि मेरी पत्नी से मेरे पूर्व जीवन का क्या हिसाब किताब है। इसके साथ साथ दोस्तों इन्होंने बताया कि जितने भी रिश्ते इनके जीवन के अंदर आए हैं, उन रिश्तों के अंदर जो पैसे हैं, पैसों को के संबंध में संदर्भ में अगर ये देखते हैं तो उसको लेकर के इनके रिश्तेदार हैं बहुत, इन्होंने कहा कि बहुत लालची हैं और मैं इस चीज़ से बहुत परेशान रहता हूं कि मेरे से जितने भी लोग रिश्ता बनाते हैं या भगवान का बनाया हुआ भी जो रिश्ता है उसके अंदर जितने भी लोग हैं सबको पैसों से बहुत ज़्यादा मतलब होता है। पैसे ही देख करके जैसे मेरे को साफ दिखाई देता है कि बस पैसा खींचने की मुझसे कोशिश करते रहते हैं। मुझसे पर्सनल कोई भी कनेक्शन नहीं है, जिस चीज़ को लेकर के मैं बहुत ज़्यादा दुखी रहता हूं। तो अपने जो सारे रिश्तेदार हैं जिनके बारे में बात कर रहे थे, उनके बारे में भी जो भाई हैं वे अपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन के माध्यम से जानना चाहते थे। तो आइए दोस्तों, पहले तो बात करते हैं कि इन भाई के परिवार में कौन कौन है। जैसा कि हमने बताया कि लगभग 55 वर्ष की इन भाई की आयु है। जो इनकी धर्मपत्नी है वे लगभग 50 वर्ष की आयु की हैं। 2 इनके बच्चे हैं। इनका जो बड़ा बेटा है वह लगभग 25 वर्ष की आयु का है और अभी एक डॉक्टर बन चुके हैं। और इनके एक छोटे बेटे हैं जो लगभग 20 वर्ष की आयु के हैं और वो भी इन्हीं के तरह जो है लॉ प्रैक्टिस करना चाहते हैं। अभी उसकी जो है उनकी पढ़ाई चल रही है। अब ये एक न्यूक्लियर फैमिली के अंदर केवल अपनी पत्नी और अपने दोनों बेटों के साथ रहते हैं। इनकी एक्सटेंडेड फैमिली की अगर बात करें दोस्तों, तो एक्सटेंडेड फैमिली में इनके माता पिता हैं, इनकी 2 बहनें हैं। दोनों बहनों में से एक बहन विवाहित हैं और एक बहन जो हैं उन्होंने काफ़ी समय पहले एक ऑर्फनेज को खोला था। जो बच्चे अनाथ होते हैं उनको संभालने के लिए उन्होंने एक एनजीओ को स्टार्ट किया था और उसके अंदर उन्हीं बच्चों को संभालते संभालते जो है इनकी एक जो बड़ी वाली बहन है उनका पूरा जीवन उसके अंदर निकल गया। तो बहन जो हैं वो अविवाहित हैं। अभी दोस्तों ज़्यादातर केसेस के अंदर हम एक्सटेंडेड फैमिलीज़ के बारे में नहीं बताते, लेकिन एक बहुत ही विशेष कारण है जिसकी वजह से ये सभी कैरेक्टर्स को हमने इंट्रोड्यूस किया है। तो जल्द ही हम आपको वो भी बताएंगे कि क्यों ये कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं। फिर दोस्तों इनका ये बताते हैं कि जो इनकी इन लॉज की फैमिली है उसके अंदर इनके फादर इन लॉ थे, जो कि अभी क्वाइट रिसेंटली कुछ समय हुआ है, लगभग 1-1.5 वर्ष हुआ है इनके फादर इन लॉ को गुजरे हुए। इनकी मदर इन लॉ हैं उस फैमिली के अंदर और इनके 2 साले हैं। दोस्तों इनके दोनों सालों में से एक जो साला है वो आउट ऑफ इंडिया रहते हैं, कनाडा रहते हैं अपनी पत्नी के साथ और वो बहुत ही अच्छे से सेटल्ड हैं। लेकिन जो इनके दूसरे साले हैं उनकी आयु अपने जो दोनों बड़े भाई बहन हैं यानी कि इनकी धर्मपत्नी और इनके जो साला हैं जो कि कनाडा हैं उनसे बहुत ही ज़्यादा कम है। लगभग 15 वर्ष उनकी जो आयु है वो कम है। छोटे वाले साले भी विवाहित हैं, लेकिन वो कोई छोटी मोटी जॉब करते हैं और इस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं। दोस्तों इन्होंने ऐसा बताया कि जो छोटे वाले साले हैं उनकी हमेशा से जो नज़र है वो अपने पिताजी की प्रॉपर्टी के ऊपर रही है। अभी यहाँ पे देखने की बात यह है कि जो इनके जो ससुर जी हैं जिनका देहांत हुए अभी लगभग 1.5-2 वर्ष हो चुका है,
ये भाई ने हमें कुछ ऐसा बताया था कि इनके ससुर जी एक इस प्रकार की सरकारी नौकरी के अंदर थे जिसके अंदर उनके ससुर जी को रिश्वत बहुत ज़्यादा मिलती थी। अब दोस्तों किस पद पे थे, किस नौकरी के अंदर थे, ये सब तो हम नहीं बोल पाएंगे फॉर सिक्योरिटी रीजंस, और अच्छा भी नहीं लगता है ऐसे भाई किसी स्पेसिफिक पद से किसी इस चीज़ को जोड़ना। तो लेकिन थोड़ा ये बताते हैं कि इनके जो ससुर जी है उनके पास काला धन बहुत ज़्यादा था नौकरी पेशा से, और बहुत ज़्यादा उन्होंने इकट्ठा किया हुआ था। और ये बताते हैं कि इनका जो साला है उसकी उस धन के ऊपर हमेशा से बहुत ज़्यादा नज़र थी, क्योंकि जो इनकी पत्नी है उनको वो देखते थे तो ये कहते हैं कि हम बहुत रिच हैं, हमारे पास ठीक ठाक अच्छी खासी हमारे पास ज़मीन जायदाद है। तो आप लोग समझ ही रहे होंगे कि इनकी पत्नी ने 10 करोड़ रुपए पिछले 10 साल में ख़त्म कर दिए, लेकिन फिर भी स्टेबल होकर के हमसे बात कर रहे हैं, तो अच्छी खासी जायदाद होगी तभी तो बात कर रहे होंगे ना। तो कहते हैं कि साला हमारी तरफ देखता है तो देखता है कि भाई ये है, अपने बड़े भाई की तरफ देखता है तो देखता है कि भैया वो तो कनाडा के अंदर सेटल है। तो उसको हमेशा इस चीज़ का फ्रस्ट्रेशन रहता था कि भाई उसको कोई ढंग की नौकरी नहीं मिली। और ये बताते हैं कि इनके जो ससुर जी हैं वो नहीं चाहते थे कि उनका छोटा बेटा फॉरेन जाए, क्योंकि उनको ये लगता था कि भाई सभी लोग अगर छोड़ करके मेरे को चले जाएंगे तो मैं तो बिल्कुल अकेला हो जाऊंगा। तो उन्होंने छोटे बेटे को जाने नहीं दिया। अब बात क्या है, ये कहते हैं कि जो इनकी पत्नी है, इनकी पत्नी, उनको पैसों पे कंट्रोल रखने की बहुत ज़्यादा आदत है। तो वो इनके पैसों पे भी सारा कंट्रोल रखती हैं। अब चलो इनकी तो पत्नी है, चलो कोई बात नहीं, सारा पैसों पे कंट्रोल रखती हैं, एक एक चीज़ का ऑनलाइन बैंकिंग पासवर्ड वगैरह सब कुछ अपने कंट्रोल में रखती हैं। ये कहते हैं कि इनकी धर्मपत्नी को अपने पिताजी की भी जो सारी संपत्ति है उसको इनकी धर्मपत्नी मैनेज करती आई हैं एक बहुत लंबे समय से। वो थोड़ा इस प्रकार की हैं जैसे कि उनसे ही पूछ करके सारे डिसीजंस फैमिली के अंदर लिए जाते हैं। इनका अपने जो मायका है इनकी पत्नी का, वहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, बहुत ज़्यादा वो अपने हाथ में रखती हैं, जिस चीज़ को लेकर के इनका जो छोटा वाला साला है वो बहुत ज़्यादा परेशान रहता है, क्योंकि उसको ये शायद लगा था कि पिताजी की मृत्यु के बाद तो जो उनका पैसा है वो मेरे हाथ लग जाएगा, लेकिन इनकी पत्नी ने वो होने नहीं दिया, या कुछ उसके अंदर जो है वो उनको परेशान किया। अब ये बताते हैं कि कुछ ऐसा हुआ कि भाई हमने तो सब कुछ फेयर करवा करके उसको काफ़ी चीज़ें सौंप दी थी, लेकिन जो इनका साला है और जो उसकी पत्नी है उन दोनों ने मिल करके कुछ ऐसा किया कि इनकी सासू माँ को मैनिपुलेट किया, सारे बैंक डिटेल्स की डिटेल्स निकलवा ली, और इनको कुछ ऐसा पता लगा कि इनके जो साले साहब हैं उन्होंने पैसा लगभग 90 या 95 लाख इन्होंने बताया था कि उनको निकाल करके अपनी सासू माँ को दे दिया। तो ये कहते हैं कि एक बहुत ही अजीब सा कॉम्प्लिकेशन सा हो गया था, और काफ़ी जो इनकी सासू माँ हैं वो परेशान हो गए थे। और इससे पहले का भी वो कुछ बताते हैं कि जिस समय पर इनके ससुर जी थे उस समय पर एक इन्वेस्टमेंट कोई स्कीम आई थी, किसी बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करना था। तो इनकी पत्नी को वहाँ पर जोश चढ़ा और इनकी पत्नी ने जो है सब लोगों का पैसा उसके अंदर लगवा दिया। ये कहते हैं कि लगभग 1.5 से 2 करोड़ रुपए तो हमारे घर के ही इनकी पत्नी ने इन्वेस्ट किए थे, जिसका लॉस हो गया था, और लॉस हुआ था तो इनके पिताजी का भी लगभग 50-60 लाख रुपया उसके अंदर चला गया था। तो वो भी मैंने इमीडिएटली चुकाया था, और अभी जो ये 90-95 लाख रुपए इनके जो साले साहब हैं उन्होंने गायब कर दिए। तो इनकी जो मदर इन लॉ हैं वो बहुत ज़्यादा टेंशन के अंदर आ गई। तो कुछ ऐसा हुआ कि कुछ पैसा वहाँ से वापस आया, और कुछ ऐसा हुआ कि जो बाकी नहीं आया, इन्होंने ये चीज़ देखते हुए कि मदर इन लॉ टेंशन में आ रही हैं, 20 से 25 लाख रुपए जो इनकी पत्नी है उन्होंने अपनी तरफ से दिया। कहा कि माँ मेरी जिम्मेवारी थी ये देखने की कुछ गड़बड़ ना हो, तो ठीक है। तो कहते हैं कि हमारे यहाँ से लगभग 20-25 लाख रुपए जो है इन्होंने अपनी जो मदर इन लॉ है उनको मिला। तो कहते हैं कि इनकी जो वाइफ है वो जैसे ये सब कंट्रोल करती है। तो कहते हैं एक तो बिजनेस के अंदर लॉस है, दूसरा क्योंकि हर जगह पे इनकी वाइफ अपनी एक इमेज क्रिएट करके रखना चाहती हैं, तो उसके चलते जो वाइफ हैं वो काफ़ी पैसा बांट देती हैं। तो जैसे अपने परिवार में बांटा, चलो वो भी ठीक है।
अभी ये बताते हैं कि भाई ये तो मेरे इन लॉज के यहाँ की कहानी हो गई कि यहाँ पर काफ़ी सारा जो मेरा पैसा है 75 से 80 लाख रुपए बताते हैं कि मेरी जेब से गया हुआ है, सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरी जो वाइफ है वो इन्वॉल्व थी कुछ ट्रांजैक्शंस के अंदर, उन ट्रांजैक्शंस के अंदर गूफ अप हो गया। अब दोस्तों पूरा इन्होंने विस्तार में हमारे को ये चीज़ नहीं बताई थी और उनके फाइनेंसेस हैं तो ज़्यादा हमने डीप डाइव भी नहीं किया था, बट मोटा मोटा ये समझ में आया कि इनकी वाइफ इन्वॉल्व थी और जो भी उसमें डेफिसिट आया या जो भी लॉस आया इनके इन लॉज वाली फैमिली को, वो हमेशा इन्होंने अपनी जेब से चुकाया। उसके बाद आ जाते हैं दोस्तों इनके अपने पेरेंट्स के, अपनी जो इनकी फैमिली है उस तरफ। दोस्तों ये बताते हैं कि इनकी जो अपनी माता जी हैं, इनकी अपनी माँ है, वो बहुत ही ज़्यादा लालची हैं, बहुत ज़्यादा लालची है, हद लालची हैं। ये कहते हैं कि मेरी माँ, आप लगा लीजिए मैं इस प्रोफेशन के अंदर हूँ, मैं बहुत ही जाना माना वकील हूँ, तो मेरी माँ को हमेशा से लगता आया है कि मेरे पास पैसा ना रहे, वो किसी ना किसी बहाने से मुझसे हमेशा से पैसा खींचती रहती थी। मेरी शादी हो जाने के बाद भी मेरी माँ को आज ये ज़रूरत है, कल ये ज़रूरत है, और ऐसा करके जो है ये कहते हैं कि मेरी माँ जो है उनको बहुत ज़्यादा आदत है कि भाई पैसा हमारे पास जो है आता रहे। फिर दूसरा ये बताते हैं, कहते हैं कि भैया मेरे को बताते हुए बहुत शर्म तो आती है, बात अच्छी नहीं है। ये कहते हैं कि मेरी जो बड़ी वाली जो बहन है वो ऑर्फनेज तो चलाती हैं, लेकिन ऑर्फनेज के अंदर जो सारे डोनेशंस आते हैं, जो कैश डोनेशंस आते हैं, मेरी जो माँ है उनकी उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा नज़र रहती है कि भाई वहाँ पर जो हो रहा है तो उसके अंदर से भी उनको ये होता है कि कुछ भाई हमारे को भी निकालना चाहिए। तो इसलिए दोस्तों हम बताएंगे नहीं कौन सा है क्या है, क्योंकि कुछ बच्चे हैं और उनकी सेवा हो रही है फिर भी, है ना, तो इसलिए हम उसकी भी डिटेल्स नहीं देंगे। लेकिन कहने का भाव ये है, कहते हैं कि मेरी माँ हमेशा से बहुत ज़्यादा पैसों की लालची रही है और मेरी माँ का और मेरी पत्नी का इस चीज़ को लेकर के हमेशा आपस में एक क्लैश रहा है, दोनों के बीच में टर्मोइल रहा है। मेरी पत्नी मुझे इस चीज़ से बचाने की कोशिश करती रहती है, माँ ज़्यादा से ज़्यादा खींचती रहती है। अब ये बताते हैं कि इनकी जो पत्नी है उनकी इनकी माँ से और इनके पिताजी से एक और बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से एक दुश्मनी सी है। अभी जो इनकी बहन ऑर्फनेज चलाती है उसके साथ तो चलो माँ इन्वॉल्व होकर के गांव में कहीं पर चलता है और उसके अंदर इनकी माँ भी उस एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व रहती हैं। लेकिन जो छोटी वाली बहन है उनको किसी से प्रेम था और प्रेम के चलते उनकी जो छोटी बहन है उन्होंने भाग करके शादी करी थी, और भाग करके जो शादी करी थी, ये कहते हैं कि पूरे परिवार में से एक ही व्यक्ति था जो कि मेरी छोटी बहन के लिए खड़ा हुआ था और वो थी मेरी पत्नी। मेरी पत्नी ने उन दोनों को भगाया, उन दोनों को भगा करके शादी करी और मेरे सास ससुर के मतलब मेरे माता पिता के सामने खड़ी हो गई कि भाई वो चाहती थी तो मैंने करवा दिए, मैं खड़ी हूँ इनके साथ। और अब इसके अंदर ये बताते हैं कि छोटी वाली जो बहन है उसको सेटल होना था, जिस लड़के से उन्होंने शादी करी थी वो थोड़ा निकम्मा टाइप का था, तो फिर अब उनको घर दिलाया मेरी पत्नी ने और उनके लिए और बहुत सारे खर्चे किए, उनको कोई बिजनेस सेट करा के दिया। तो ये कहते हैं कि 70-80 लाख रुपए जो मेरी पत्नी है उन्होंने मुझसे बिना पूछे जो है मेरी छोटी बहन को जो है पूरी तरह से वो कर दिए। तो इस चीज़ की आज भी खार है। और जो छोटी वाली बहन है उसको भी कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन रहती है कि मेरी पत्नी से कि कुछ ना कुछ खर्चा पानी यहाँ पे भी आता रहे, जबकि उनके विवाह को हुए लगभग 20-22 वर्ष हो चुके हैं। तो कहते हैं कि यहाँ भी मेरा कंटिन्यूसली, क्योंकि मेरी पत्नी ने जिम्मेवारी ले ली थी, तो कुछ ना कुछ जो है खर्चा आज भी जाता रहता है, वहाँ पर वो फ्लो होता रहता है। फिर इन्होंने बताया कि भाई जो मेरी माँ है, तो ये कहते हैं कि जैसे कई सारे फेस्टिवल्स आते हैं, फेस्टिवल्स के ऊपर जो मेरी माँ हैं, वो मेरी माँ है और वो बहन है जो ऑर्फनेज चलाती हैं, वो कहते हैं मुझे बुलाती हैं, वो मैं जाता हूँ। लेकिन ये कहते हैं कि मेरे से ना, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे वहाँ पर सिर्फ इसीलिए बुलाया जाता है कि किसी भी मैं फेस्टिवल पे जाऊँ तो मैं बड़ा एक खर्चा वहाँ पर करके आऊँ। हमने इनसे बोला कि भाई जी देखिए ऑर्फनेज है तो भाई कोई नहीं बच्चे, तो इन्होंने कहा कि प्यारे भाई मेरे को उस चीज़ से समस्या नहीं है कि वहाँ पे बच्चों का लालन पालन हो रहा है, और यहाँ पर इन्होंने बताया कि लगभग 2 से 2.5 लाख रुपया महीना इनके यहाँ से ऑर्फनेज को जाता ही जाता है। 2 से 2.5 लाख रुपया महीना जाता है, तो सोच लीजिए दोस्तों किस लेवल के भाई जी जो हैं बहुत ही प्रतिष्ठित वकील हैं और बहुत सारे स्तरों पे सेवा करते हैं ये। तो ये कहते हैं ऑर्फनेज को 2-2.5 लाख रुपए तो आप महीने का हमारा जाता ही जाता है।
उसके अलावा बच्चों की किताबें हैं, क्या है, तो कहते हैं मैं बहुत सपोर्ट करता हूँ, लेकिन मुझे उनकी आंखों में नज़र आता है कि मुझे उन्होंने इसलिए बुलाया है कि किसी एक विशेष इवेंट में बुलाएंगे तो अभी जो है मैं और कुछ मोटा खर्चा कर दूंगा, कुछ बिल्डिंग कुछ और कुछ बनवानी होगी, उसके लिए मैं अग्री कर दूंगा, और उसके बाद फिर मेरी माँ और जो मेरी बहन है वो मुझे चेज़ करते रहते हैं कि ये करो ये करो ये करो। तो ये कहते हैं कि मुझे वो चीज़ ठीक नहीं लगती कि भाई कभी मुझे बुलाओ तो अपना भाई समझ करके भी तो बुलाओ ना। भाई भी तो देखो मेरे अंदर अपना, सिर्फ एक सोने के अंडे देने वाली मुर्गी क्यों देखते हो मेरे अंदर। तो ये तो थी दोस्तों सारा जो पैसे को लेकर के जो पूरा कहानी है इनके रिश्तों के आसपास की। इसके अलावा दोस्तों एक और है, और वो है कि इनका जो धर्म पत्नी है उनसे ये कहते हैं कि ना ठीक से कभी ना इनकी बॉन्डिंग बनी ही नहीं। आज इनके विवाह को लगभग ये बताते हैं कि 26-27 वर्ष हो गए हैं, लेकिन इनकी धर्म पत्नी से इनकी बॉन्डिंग नहीं बनी। क्यों नहीं बनी? ये बताते हैं कि इनकी जब विवाह होना था तो उस समय पर, अब ये तो वकील थे ही, और शुरू की भी जो इनकी प्रैक्टिस थी, कुछ बहुत बड़े बड़े केसेस इन्होंने लड़े हुए थे, तो उनका नाम बहुत ज़्यादा था। अब इनकी जो पत्नी है वो जहाँ पर ये प्रैक्टिस करते थे, जो मेन जिस कोर्ट के अंदर ये प्रैक्टिस करते थे उस समय पर, उसी कोर्ट के अंदर एक जज के अंदर वो क्लर्क थी। जैसे अगर आप कोर्ट जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि जज साहब होते हैं, जज साहब अपना पूरा केस वो कर रहे होते हैं, आप उनके सामने दलीलें रखते हैं, सब कुछ होता है। उनका स्टाफ होता है जो कि कुछ लोग होते हैं जो कि कुछ वहाँ पे पूरे नोटेशंस ले रहे होते हैं। तो वैसा कुछ जॉब था इनकी पत्नी का। और ये कहते हैं कि उसी कोर्ट के अंदर एक महिला थी जिन्होंने एज अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर ज्वाइन किया था। पब्लिक प्रोसिक्यूटर होते हैं दोस्तों जो कि सरकार के बिहाफ पे केस लड़ते हैं। बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जो कि स्टेट अगेंस्ट पीपल होते हैं, तो उसके अंदर सरकार द्वारा वकील जो नियुक्त होते हैं वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होते हैं। अब इन्होंने बताया कि कुछ ऐसा था कि जो महिला एक इनके कोर्ट के अंदर, जैसे हमने बताया कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर थे, अब वो नए नए आए थे इनके कोर्ट के अंदर, और जब वो आए थे तो ये दोनों जो है थोड़ा एक दूसरे को पसंद करने लगे थे, जिस चीज़ के चलते इन्होंने अपने घर के अंदर बात किया। इन्होंने बताया कि भाई ऐसे ऐसे हैं, तो मैं उनको पसंद करता हूँ, मैं उनसे विवाह करना चाहता हूँ। तो कुछ ऐसा हुआ कि अभी 1 महीना ही हुआ था इनका और वो जो लेडी जो लॉयर थी, जो पीपी थी, इनसे अभी 1 महीना हुआ था, और ये लोग सोच रहे थे कि भाई इनकी उम्र थी उस समय विवाह करने की, उनकी भी थी, तो इनको ये था कि भाई ये मुझे पसंद है तो मैं इससे विवाह करना चाहता हूँ। तो लेकिन 1 महीना अभी हुआ था और इनके माता पिता ने झटके से मना कर दिया विवाह कराने के लिए। उन्होंने कहा कि नहीं, उससे विवाह नहीं कराएंगे, उसकी कास्ट अलग है, कुछ ऐसा हुआ। और जो इनकी पत्नी है जो कि उसी कोर्ट के अंदर एक क्लर्क के रूप के अंदर कार्य करती थी, तो उनसे इनका जो विवाह है वह करा दिया गया। दोस्तों ये बताते हैं कि शुरू में तो मुझे इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन मैं ठीक से ना अपनी पत्नी को अपनी पत्नी के रूप में एक्सेप्ट नहीं कर पाया। ये कहते हैं कि हमारा विवाह हुआ था और विवाह होने के बाद मैंने उनको बताया था कि ये जो लेडी लॉयर हैं, भाई इनको मैं पसंद करता था और इनसे मैंने विवाह किया करने के लिए ये रिक्वेस्ट एक वो घर पे किया था, जो कि डिनाई हो गया। तो कहते हैं कि मेरी ये वाइफ जो है, इनको मैंने ये बात बहुत ही मैच्योरिटी से बताई थी कि भैया ऐसा ना हो कि कल को कोई बात और सामने आ जाए, कुछ ऐसा हो, वैसे ही कोई बात सामने आ जाए और फिर इसका खामखा पे कोई इशू बन जाए। कहते हैं लेकिन मेरी वाइफ का जैसे कुछ कमिटमेंट सा मेरे को दिखाई दे रहा था मेरे प्रति, लेकिन जैसी मैंने ये बात बताई उसके जस्ट बाद से ही मेरी वाइफ की जैसे एक एनर्जी सी मेरे को लेकर के बदल गई, और हमारे बीच में कभी वो जो बॉन्डिंग है वो बन ही नहीं पाई। दोस्तों एक बहुत ही विशेष चीज़ इन्होंने बताई कि जो ये कन्या है, जिनका जो थोड़ा इनको लगता था दोनों को कि हमारे बीच में कुछ है, ये दोनों जो एक दूसरे से विवाह करना चाहते थे, ये कहते हैं कि कई बार वो जो लेडी है इन लोगों की लाइफ के अंदर आई और उन्होंने जो है कई सारे तरह की कॉम्प्लिकेशंस इनके लाइफ में पैदा की। जैसे कि ये बताते हैं कि इनकी पत्नी को लगभग 3 या 4 साल बाद विवाह हो जाने के बाद अचानक से वो जो लेडी हैं वो उन्होंने कोर्ट में मिली, और कोर्ट में कुछ ऐसा था, चाय पी रहे थे, तो इनकी पत्नी को उन्होंने कहा कि मेरे घर पे ना बहुत सारे ना मिस कॉल्स आ रहे हैं आजकल, मतलब ब्लैंक कॉल्स आ रहे हैं, मैं फ़ोन उठाती हूँ तो कोई कुछ बोलता नहीं है, मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि वो तुम्हारे पति हैं जो ये करते हैं।
तो ये कहते हैं कि मेरी जो पत्नी है उन्होंने इस चीज़ को लेकर के घर के अंदर बहुत बड़ा कलेश कर दिया, बहुत बड़ा झगड़ा कर दिया, और मैंने उनको समझाने का प्रयास किया कि भैया तुम कैसी अजीब सी बात करती हो, मेरा क्या मतलब है, मैंने तुम्हारे को बस शुरू के अंदर वो बात बताई थी, बस बताई थी, लेकिन मेरा ऐसा कुछ लेना देना है नहीं। चलिए, तो कहते हैं एक बहुत ही लंबे समय तक उस चीज़ को लेकर के झगड़ा चला। पता नहीं क्यों मेरी पत्नी ने मेरी ये बात मानी नहीं कि मैं वो ब्लैंक कॉल्स नहीं करता हूँ। कह रहे लेना ना देना, पता नहीं ऐसे ही। अच्छा, फिर ये बताते हैं कि इनका जब पहला बच्चा हो गया था उसके बाद इनकी पत्नी ने अपनी नौकरी छोड़ दी थी, ठीक है। और नौकरी छोड़ देने के बाद कुछ ऐसा हुआ कि बहुत लंबे समय तक वो लेडी और इनकी पत्नी जो है आपस में मिले नहीं। फिर कुछ ऐसा हुआ, जब इनका पहला वाला जो बच्चा है वो लगभग 4 वर्ष की आयु का हुआ, तो वो जो सामने से जो लेडी हैं, अभी उनका भी क्या है कि वो भी मैरिड हो गई थी और उनके भी बच्चे हो गए थे। तो इनका बच्चा जिस प्ले स्कूल के अंदर जाता था उसी प्ले स्कूल के अंदर उस लेडी का भी बच्चा जाता था। तो एक बार वो लेडी इनकी पत्नी को मिली और फिर इनकी पत्नी और वो लेडी आपस में बहुत अच्छे दोस्त बन गए। उसके बाद एक किस्सा होता है जिसके अंदर वो लेडी इनकी पत्नी को कहती हैं कि कुछ भी हो जाए तुम ना अपना दूसरा बच्चा मत करना, दूसरा बच्चा मत करना। और ये कहते हैं इस समय पर कुछ ऐसा था कि शायद वो अपनी मैरिड लाइफ में कुछ परेशान चल रही थी, और हमारी कोर्ट के अंदर भी हमारी कुछ बात होने लग गई। शायद किसी केस के अंदर वो पीपी थी और मैं ऑपोजिट प्राइवेट काउंसिल था, तो हमारी आपस में बात होने लगी। और बातों बातों में उन्होंने कुछ समय बाद मुझे कहा कि तुम अपनी पत्नी को छोड़ दो, आज भी मैं तुम्हारे साथ शादी करने को तैयार हूँ, मैं अपने पति को वो करने के लिए तैयार हूँ। तो ये कहते हैं कि भाई मैंने जब उनकी ये वाली बात सुनी ना, तो उस समय मैं किसी बहुत नामी गिरामी कोई वकील थे, उनके अंडर एक शागिर्दी कर रहा था, एक प्रकार से उनके अंडर मैं केसेस लेता था, उनके ऑफिस में मैं काम करता था। मैंने निर्धारित किया कि भैया मैं यहाँ पे काम ही नहीं करूँगा, ठीक है। और मैंने मैंने कोर्ट है वो मैंने कोर्ट ही छोड़ दिया और कहीं और प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया। और इसी दौरान उस महिला ने इनकी पत्नी को कहा था कि तुम ना दूसरा बच्चा मत करना। तो और मैंने घर पे आकर के कुछ ऐसे उनको बताया कि भाई ऐसे ऐसे उसने वो बात करी, और कुछ ऐसा हुआ कि उसके बाद जो मेरी पत्नी ने भी उससे कुछ डिस्टेंस बना लिया। वो फिर भी अप्रोच करती थी, मेरी वाइफ से बात करने की कोशिश करती थी, क्योंकि दोनों के बच्चे एक ही स्कूल के अंदर पढ़ते थे। लेकिन ये कहते हैं कि हम लोगों ने तो बेबी प्लान किया हुआ था एक और जैसे ही मेरी वाइफ प्रेग्नेंट हुई दूसरे बच्चे के साथ, तो उस महिला को पता नहीं क्या हुआ, वो महिला जो है उसने अपने बेटे का जैसे जिस स्कूल के अंदर पढ़ा रही थी, अपने बेटे को उस महिला ने निकाल लिया। वो चिढ़ सी गई, और उसके बाद आज तक जो है वो महिला दोबारा इनको एक प्रकार से इनके सामने नहीं आई, उनका इनसे कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ। तो ये कहते हैं कि मेरा जो बच्चा वो प्रेग्नेंट क्यों नहीं होने देना चाहती थी मेरी बीवी को, मतलब उसको क्या प्रॉब्लम थी। और ये कहते हैं कि आज भी मुझे बात खलती है कि क्या था ये किस्सा। भाई कुछ लेना नहीं, 1 महीना ही मैं उसको जानता था और उसमें मेरा ऐसा एक अट्रैक्शन सा आ गया था उस महिला के प्रति कि भी मैं उससे विवाह कर लेता हूँ। मेरा उससे विवाह हुआ नहीं, और 1 महीने की मेरी जान पहचान थी, 1 महीने की उसकी थी। वो इतने समय तक मेरा विवाह होने के बाद भी वो क्यों मेरा विवाह जो है उसको तोड़वाने का प्रयास करती रही, क्या था ऐसा। तो उस महिला से भी ये जो भाई हैं अपने पूर्व जीवन का जो कनेक्शन है उसको जानना चाहते थे। प्यारे दोस्तों, इन सभी चीज़ों को लेकर के जो भाई हैं उनका हमने पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया, और इन सभी कैरेक्टर्स को ये भाई अपने पास्ट लाइफ के अंदर देख पाए, और उनसे इनके पूर्व जीवन का क्या कनेक्शन है वह भी ये भाई जान पाए थे। तो आइए दोस्तों, अब बात करते हैं कि इन भाई ने अपने पूर्व जीवन के अंदर क्या देखा, और जो देखा उसका इनके आज के जीवन से क्या संबंध था, क्या कोरिलेशन के सामने आया। तो सबसे पहले तो दोस्तों इन्होंने जिस जगह पर ये खड़े थे उस जगह को इन्होंने आइडेंटिफाई किया। इन्होंने बताया कि एक बहुत ही पुरानी सी बिल्डिंग है, दीवारों पे देख रहे हैं तो बताते हैं कि पेंट सब खराब सा हो रखा है। एक आधी अधूरी सी बिल्डिंग इनको नज़र आ रही थी, और जब हमने इनको कहा कि ज़मीन की तरफ देखो तो इनको कच्ची ज़मीन नज़र आती है, कच्ची मिट्टी होती है, और इनको ऐसी स्मृति सी आती है कि ये कोई अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है और यहाँ पर मैं खड़ा हुआ हूँ। और खुद को ये एक 30 से 35 वर्ष की आयु के पुरुष के रूप में देख रहे होते हैं। हम इनसे कहते हैं कि अपना पहनावा देखिए, तो ये बताते हैं कि इन्होंने पैरों में लेदर के शूज़ पहने हुए हैं,
नीचे पैंट को देखा तो बताते हैं कि मरून कलर की मैंने एक नीचे पैंट पहनी है और येलो कलर की शर्ट, पीले रंग की शर्ट पहनी है जिसके ऊपर फ्लावर्स यानी कि फूल पत्तियां बनी हुई हैं, उसका डिजाइन है। हमने इनको कहा कि चेहरे को देखो कैसी पर्सनालिटी है, तो उन्होंने बताया कि अच्छा लंबा है, लंबा चौड़ा व्यक्ति है कोई, और चेहरे पे उसके मूछें हैं और यहां पर शायद ये किसी से मिलने आया है, किसी ने इसको यहां पर मिलने के लिए बुलाया है। थोड़ी ही देर में जो दृश्य है वो बदलता है, आगे कहानी बढ़ती है और इनको सामने से एक 20 से 25 वर्ष की आयु की कन्या आती हुई नजर आती है जिसने सफेद और गोल्डन कलर की चनिया चोली पहनी हुई थी। वो कन्या आकर के बहुत घबराई हुई है, बहुत जल्दी जल्दी के अंदर, अपनी सांस भी नहीं ठीक से ले पा रही है, सांस उस कन्या की फूल रही है। वो भागते हुए इनके पास आई है और वो इनको कुछ बात बता रही है। तो हम इनसे पूछते हैं कि आपका इनसे क्या संबंध है, क्या कैसा है। तो ये बताते हैं कि ये मुझे किसी का संदेशा देने के लिए आई है, डायरेक्ट मेरा इससे कोई कनेक्शन नहीं है, शायद मैं किसी को जानता हूं और ये कन्या उसको जानती है, तो मुझे कुछ ये बता रही है। तो हम इनसे पूछते हैं कि किसके बारे में बता रही है, क्या है। तो ये बताते हैं कि किसी लड़की के बारे में बता रही है और जिस लड़की के बारे में ये बता रही है ये लड़की उसकी रिश्तेदार है और जिस लड़की का संदेशा ये लड़की यहां पर लेकर के आई है, मैं उस लड़की से प्रेम करता हूं जो कि यहां पर अभी मौजूद नहीं है। उसके बारे में कोई बात है जो कि ये मुझे बता रही है और ये मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे कहीं जाना है और मुझे उसको लेकर के आना है, मुझे उसको कहीं से बचाना है उस कन्या को। तो इनको ऐसा नजर आता है कि ये दौड़ करके कहीं जा रहे हैं और दौड़ करके ये एक ऐसी जगह पर पहुंचते हैं जहां पर इनको 5 से 6 झोपड़े नजर आते हैं और उन झोपड़ों के बाहर इनको ऐसा नजर आता है कि कुछ लोग जो भाले होते हैं, भाले वो लकड़ी होती है ना, लकड़ी के आगे वो ऐसा त्रिकोण सा बना होता है, हथियार होता है भाला। तो कहते हैं 4 लोग मुझे यहां पर भाले लेकर के खड़े हुए नजर आ रहे हैं और ये जो झोपड़े हैं इनको ये लोग गार्ड कर रहे हैं। मेरी प्रेमिका इन्हीं झोपड़ों में से किसी झोपड़े के अंदर है। हम इनसे पूछते हैं कि ये कौन है भाई, क्या है भाई, क्या कन्या की विवाह का कोई केस है, ऐसा कुछ है? क्योंकि जनरली ऐसा ही होता है कि शायद कन्या किसी से प्रेम करती थी, घर वाले नहीं चाहते तो पहरा डाल दिया, लेकिन ये कहते हैं कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बात कुछ और है। ये कहते हैं कि ये लोग बिल्कुल अननोन हैं और ये कन्या का अपहरण करके लाए हैं, उस कन्या का जिससे मैं प्रेम करता हूं। तो हम इनसे पूछते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। ये बताते हैं कि मैं सोच रहा हूं कि मैं छुप करके जाऊं और इस कन्या को बचा लूं, मैं सोच रहा हूं कौन से रास्ते से मैं जाऊं। और बहुत ही देर तक ये छुप छुप कर वो जो भाले लेकर के लोग खड़े हुए होते हैं, 4 लोग खड़े होते हैं, उनको ये देख रहे होते हैं और फिर ये कोई रास्ता निर्धारित करते हैं। ये देखते हैं कि कहीं घूम करके पीछे से कोई जंगलों के रास्ते से ये आए हैं वापस, और उस रास्ते से आकर के, और जो वो स्पॉट है वो कुछ ऐसा है कि जंगल से इनको दिखाई दे रहा है कि वो जो कन्या है उसको अंदर बिठा रखा है, वो बहुत ही डरी सहमी बैठी हुई है, अंदर रो भी रही है। ये अचानक से झोपड़े के अंदर जाते हैं, उसको चुप कराते हैं और उसको बोलते हैं कि चुपचाप यहाँ से निकलो, और उस कन्या को लेकर के वे ये जो हैं वहाँ से भाग जाते हैं। तो हम इनसे पूछते हैं कि कौन थे वो लोग, भाई कन्या से पूछो। तो यहाँ पर ऐसा कुछ समझ में आता है कि जो ये कन्या है, ये कन्या इस स्थान के किसी बहुत बड़े परिवार की बेटी है और जितना बड़ा इनका परिवार है उतना ही बड़ा एक और परिवार है इस इलाके के अंदर, और इन दोनों परिवारों के बीच में जमीन जायदाद को लेकर के कुछ विवाद है। शायद ये लोग आपस में रिश्तेदार हैं और जमीन जायदाद को लेकर के जो विवाद है उसके चलते जो कन्या का परिवार है उसने कोई बहुत मोटी रकम चुकानी थी उनकी, जो कि वो चुकाई नहीं। शायद इसकी कन्या का जो परिवार है ये लोग पलट गए वो रकम चुकाने से, तो उन लोगों को धमकाने के लिए इस आदमी ने अपने लोगों का सहारा लेकर के इस कन्या को किडनैप करा लिया था। तो हम पूछते हैं कि भाई कन्या को किडनैप करा लिया और आप लेकर के चले गए हैं, तो अब क्या हो रहा है?
तो ये कहते हैं कि ये कन्या वापस नहीं जा सकती है क्योंकि मैं इसको लेकर के चला गया हूं, कुछ ऐसी बात है। ये वहां जाएगी तो दोबारा इसकी धरपकड़ हो जाएगी, फिर इसको पकड़ लेंगे, हो सकता है कुछ और यातनाएं दें। तो मैं नहीं चाहता कि ये उन लोगों के विवाद के बीच में इन्वॉल्व रहें। तो मैं इस कन्या को लेकर के वहां से निकल गया हूं और मैंने, क्योंकि मैं प्रेम ही करता था इससे, मैंने इस कन्या से विवाह कर लिया है किसी मंदिर के अंदर जा करके। तो कुछ ऐसा दृश्य भी इनको दिखाई दिया था कि जब वहां से बचा करके कन्या को लेकर के जा रहे थे तो बीच में कोई मंदिर आया था और उस मंदिर के अंदर इन दोनों ने विवाह कर लिया था और इनके विवाह की गवाह बनी थी वो लड़की जो कि उस कन्या की रिश्तेदार थी। और फिर वो लड़की चली जाती है और उसने कन्या के घर वालों को बता दिया था कि भाई इस लड़के से आपकी जो बिटिया है उसने विवाह कर लिया, उसका ऐसे ऐसे किडनैपिंग हो गया था तो उसने विवाह कर लिया है। तो हम इनसे पूछते हैं कि भाई फिर अब क्या आपको नज़र आ रहा है। तो ये देखते हैं कि भाई ये इनका एक पक्का मकान है, लेकिन मकान थोड़ा छोटा है और जहाँ पर इनका मकान है वहाँ पर एक कोई कन्या रहती है जो कि विवाहित है, इनकी पड़ोसन है। और वो जो पड़ोसन है वह बार बार ये जो नवविवाहित जोड़ा है इनके घर पे सामान लेने के बहाने से आती है और जो इनकी पत्नी है उनसे कुछ बातें करती है, पूछती है। और जो इनकी कहानी है कि कैसे इन्होंने हथियारबंद लोगों से अपनी जो प्रेमिका है उनको छुड़ा दिया था और उनको छुड़ा करके ले आए थे, उस कहानी से वो पड़ोसन बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गई हैं। शायद वो जो पड़ोसन है उसका अपने पति से जो रिश्ता है वो ठीक नहीं है, कुछ मारपीट होती है शायद उसके साथ, जिस चीज़ के चलते वो ये देख रही है कि इतना प्रेम करने वाला भी कोई व्यक्ति दुनिया में होता है और ये जो हैं इनसे वो जो पड़ोसन है वो मोहित हो गई है। और अब ये कहते हैं कि वो हेल्प करने के बहाने बार बार घर के अंदर आती है और मुझे कुछ इशारे करती है। तो कहते हैं कि मैं उस लेडी को जो है अवॉइड करने की कोशिश करता हूं, लेकिन मुझे धीरे धीरे ऐसा लगने लगा है कि वो मेरी पत्नी और मेरे बीच में कुछ दरार पैदा करने की कोशिश कर रही है। ये कहते हैं कि मैं तो काम पे रहता हूँ, घर पे कभी आता हूँ तो मुझे वो दिखती है। तो कहते हैं मैं तो उसको अवॉइड करता हूँ, लेकिन काफ़ी समय तक वो हमारे घर पे इस प्रकार से आती रही और कुछ समय के बाद मेरी पत्नी को समझ में आ गया कि उसकी मंशा क्या है, उसकी इंटेंशंस क्या हैं, जिसके चलते मेरी पत्नी ने ही उसको जो है घर से बाहर निकाल दिया और उसको कहा कि यहाँ पे आने की कोई ज़रूरत नहीं है। उन दोनों के बीच में बहुत एक तगड़ा झगड़ा हुआ। लेकिन ये कहते हैं कि जब मेरी पत्नी का और उस पड़ोसन का झगड़ा हुआ मुझे लेकर के, उसके बाद से मेरी पत्नी का मुझे लेकर के एटीट्यूड बदल गया है और मेरी पत्नी अब मुझे इस प्रकार से देखती है कि जैसे मैंने उसको किसी प्रकार का धोखा दिया हो, जैसे कि मैं कोई अफेयर चला रहा था। पता नहीं क्या बात है जो मेरी पत्नी के दिमाग के अंदर घुस गई है। और इसके बाद से बताते हैं कि मेरी पत्नी से मेरा जो रिश्ता है वो अच्छा नहीं रहा है, रिश्ता बहुत खराब रहा है। अच्छा, फिर आगे ये देखते हैं दोस्तों कि इनका जो यहाँ पर भाई जो घर है उसके अंदर डिस्टर्बेंस है। अच्छा, ये बताते हैं कि वो जो कन्या जिस घर से आई थी उस कन्या के अंदर उसकी एक माँ है, उसकी एक बहन है और हाँ, उसके घर में एक माँ और बहन है। ये जो कन्या है इसके पिताजी की मृत्यु हो गई है और पिताजी की मृत्यु के बाद ही शायद वो विवाद हुआ था, वो जिस व्यक्ति ने किडनैप कर लिया था इनकी पत्नी को जब ये दोनों प्रेमी थे। तो ये कहते हैं कि इनकी माँ और कन्या की एक माँ है और एक बहन है जो कि इस बात से बहुत ज़्यादा अपसेट हैं कि कन्या ने इनसे विवाह कर लिया है। वो इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं क्योंकि ये जो हैं ये एक छोटे घर के लड़के हैं और शायद ये अनाथ भी हैं, क्योंकि इनको अभी ये चीज़ कंफर्म नहीं हुई लेकिन इनको अपना कोई एक्सटेंडेड कोई अपनी परिवार इनको नज़र नहीं आ रहा था। बस इनको ये नज़र आ रहा था कि छोटा सा इन लोगों का एक पक्का घर है, उसके अंदर ये दोनों पति पत्नी रहते हैं। लेकिन कन्या जिस परिवार से बिलोंग करती है वहाँ पे बड़ी बड़ी हवेलियाँ हैं, बड़ी बड़ी ज़मीन जायदाद है उन लोगों के पास। तो उनको बिल्कुल भी ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हुई कन्या की माँ को और उसकी बड़ी बहन को कि हमारे घर की जो बेटी है उसने इतने छोटे घर के लड़के के साथ जो है वो शादी कर ली है। और वो अपनी बेटी को समय समय पर प्रेरित करते रहते हैं कि भाई तू जो है इसको छोड़ दे और वापस हमारे पास आ जा, जो हो गया सो हो गया, कोई बात नहीं, तू वापस आ जा। लेकिन मेरी पत्नी जो है वो मुझे प्रेम करती है तो वो मुझे
छोड़ करके नहीं गई, लेकिन मेरी जो सास है उस जीवन के अंदर और मेरी जो सिस्टर इन लॉ है, जो साली है, उन दोनों को बहुत ज़्यादा खार थी मुझसे कि ऐसे गरीब घर के अंदर में हमारी जो बहन है वो चली गई, हमारी बेटी चली गई है, और उस चीज़ का एक बहुत ज़्यादा मलाल था और मुझसे बहुत ज़्यादा नफरत थी। मुझे कभी उन्होंने सीधे मुंह बुलाया नहीं, जबकि मैं जवाई हूँ, मुझसे ठीक से कभी बात नहीं करी। कभी वो आते भी थे तो सिर्फ अपनी बेटी से मिलते थे, उसके लिए गिफ्ट्स लाते थे और चले जाते थे। इसके साथ साथ इन्होंने बताया कि वो जिस घर से जो मेरी पत्नी आई है उस घर के अंदर एक नौकरानी है, जिस नौकरानी से कुछ मेरी जो वाइफ है वो टच में रहती है। उस घर की कुछ नौकरानी है, वो कुछ खबरें वगैरह ला करके देती हैं कि माँ जी ऐसे परेशान चल रही हैं, बड़ी दीदी परेशान चल रही हैं, आप यहाँ आ गए हो। एक नौकरानी आती है, लेकिन ये कहते हैं कि उस बड़े घर की नौकरानी की आंखों में मैं देख रहा हूँ कि जैसे वो नौकरानी चाहती है कि अच्छा ही हुआ कि वहाँ से चली गई, पता नहीं उस नौकरानी को उस घर का मालिक बनना है, ऐसा कुछ है। उसको शायद ये है कि अगर ये जो बूढ़ी अम्मा है इसकी दोनों बेटियां चली जाती हैं तो फिर ये बूढ़ी अम्मा से मेरा इतनी आत्मीयता है कि मुझे ही अपनी बेटी बना करके मेरे घर में रख लेगी। तो ये जो नौकरानी है आकर के कुछ ऐसा वो करती हैं कि मेरी पत्नी और उसकी माँ के बीच में सुलह ना हो पाए, और मुझे बात बहुत अच्छे से समझ में आती है, लेकिन मैं कुछ कहता नहीं हूँ क्योंकि मैं फालतू कॉम्प्लिकेशन नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि मेरी पत्नी मेरे साथ रहे। तो ये पूरा जो जीवन है दोस्तों, इन्होंने अपने पूर्व जीवन का जो उसको पूरा है इन्होंने देखा था। अब यहाँ पर दोस्तों जो सारे कैरेक्टर्स हैं हम उनको आपके सामने खोलेंगे और फिर स्पिरिचुअल गाइडेंस इनको क्या मिला और क्या कनेक्शन इन सब लोगों के बीच में बैठा, इस चीज़ के बारे में भी आपको हम बताएंगे। प्यारे दोस्तों, इनके पूर्व जीवन के दृश्य के अंदर इन्होंने सबसे पहले तो 4 लोगों को देखा था जो कि भाला लेकर के खड़े हुए थे जब इनकी किडनैपिंग हो रखी थी। दोस्तों, उन 4 भाले वाले लोगों को इन भाई ने, जो कन्या को गार्ड कर रहे थे, इन्होंने उनको अपने ससुर के रूप में, अपने दोनों सालों के रूप में वहाँ पर देखा था। बड़ा साला, छोटा साला और ससुर जी, और जो चौथा व्यक्ति भाला लेकर के खड़ा हुआ था वो इनको समझ में नहीं आया कि इस जीवन में कौन था। दोस्तों, वो चारों लोग जो कि इनको अपने ससुर और अपने 2 सालों के रूप में दिख रहे थे, वे एक बहुत ही बड़े व्यक्ति के लिए काम करते थे। वो बड़ा व्यक्ति जो है वहां पर दिखाई नहीं दिया था, लेकिन इनको ऐसी स्मृति आई थी कि वह बड़ा व्यक्ति वही आदमी है जिसने बिजनेस इन्वेस्टमेंट के नाम पे इनकी पत्नी से करोड़ों रुपया इन्वेस्ट कराया, और इनका जो 10 करोड़ रुपए का जो नुकसान हुआ है उसमें से लगभग 5 से 6 करोड़ रुपए का जो नुकसान है उसी व्यक्ति के साथ जब इस जीवन के अंदर इनकी जो पत्नी है उन्होंने पार्टनरशिप की तो उसी व्यक्ति की वजह से इनका नुकसान हुआ है, और उस व्यक्ति ने इनसे पैसे ले लिए हैं। लेकिन वह आज की डेट में 400-500 करोड़ की असामी है, तो उनसे पैसे निकलवाना संभव नहीं है। बहुत ही बड़े आदमी हैं और बहुत बड़े गुंडे भी हैं, बाहुबली भी हैं, जिसकी वजह से इनका पैसा जो है पूरी तरह से फंस गया है। पूर्व जीवन के अंदर ऐसा देखा था कि उस व्यक्ति ने ही इनकी पत्नी को किडनैप कर लिया था। क्यों किडनैप कर लिया था? क्योंकि जो पत्नी का पूर्व जीवन में परिवार था उससे उस व्यक्ति ने पैसे लेने थे। दोस्तों, अभी पूर्व जीवन के अंदर जो इनकी पत्नी का परिवार इनको नजर आया, सबसे पहले तो उस पत्नी के परिवार के अंदर एक मां थी और एक बहन थी। मां और बहन जो इनको नजर आई थी दोस्तों, उनको इन्होंने अपनी मां और बहन के रूप में देखा। पिछले जन्म में जो इनकी पत्नी की मां थी और इनकी पत्नी की बहन थी, वो इनके इस जीवन की मां और बहन हैं, जिनके बारे में हमेशा से इनको ऐसा कंप्लेंट रहा है कि जैसे बस पैसे के लिए ही मेरा उनसे रिश्ता है, मेरा जैसे अपना तो कोई रिश्ता है ही नहीं मेरी मां और बहन के साथ। उसके साथ साथ दोस्तों, इनको अपनी वहां पर एक पत्नी के घर में एक नौकरानी नजर आई थी। नौकरानी जो चाहती थी कि ये घर से जो बेटी चली गई है वो घर से बाहर ही रहे, उसकी अपने मां से दोबारा ना बने, क्योंकि उस नौकरानी को ये लगता था कि जो मालकिन है उसको अपनी बेटी बना करके रखेंगी। उसको इन्होंने अपनी छोटी बहन के रूप में देखा। वो छोटी बहन जिनको इनकी पत्नी ने इस जीवन के अंदर भगा करके शादी करने के अंदर मदद की थी।
दोस्तों जो पूरा यहां पर जो केस है वो ऐसा नजर आ रहा था कि जो इनके ससुराल के जो सारे कैरेक्टर्स हैं इस लाइफ के अंदर और इनके अपने घर के जो सारे कैरेक्टर्स हैं, दरअसल पिछले जीवन के अंदर उन सभी का इनसे कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं था। वो सब इनकी पत्नी के रिश्तेदार थे। तो उनमें से एक परिवार इनके रिश्तेदार बनकर के आए और एक अभी भी इनकी पत्नी के रिश्तेदार हैं। दोस्तों एक और चीज है जो कि शायद पीछे बातों बातों में मिस हो गई थी। दोस्तों जिस व्यक्ति के बारे में हमने बताया कि जिस अकेले व्यक्ति ने 6-7 करोड़ का जो लॉस है इनकी पत्नी को करवाया, दोस्तों वो व्यक्ति इनकी जो बड़ी वाली बहन है उसके ऑर्फनेज के साथ कनेक्टेड है और वो व्यक्ति भी रेगुलरली वहां पर डोनेशंस करता है। दोस्तों इन्होंने उनसे पैसा रिकवर करने का प्रयास किया, लेकिन उनसे, हालांकि वो बहुत बड़े आदमी हैं, बाहुबली हैं, लेकिन फिर भी जब इन्होंने उन पर पैसा वापस देने का प्रेशर डाला तो इनकी मां बीच में आ गई थी। इस जीवन की मां बीच में आ गई थी। क्यों? क्योंकि जो ऑर्फनेज है उसके अंदर वो व्यक्ति भी बहुत ज्यादा डोनेशंस करता है, महीने के डोनेशंस आते हैं उस व्यक्ति के। तो इनकी मां का और बहन का इस जीवन के अंदर भी उस व्यक्ति से कोई कनेक्शन है और इनकी जो अभी की मां और बहन है उन्होंने इनके ऊपर प्रेशर डाला। एक ये भी कारण है जिसकी वजह से ये अपना पैसा उस व्यक्ति से रिकवर नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों यहां पर ऐसा नजर आ रहा था कि इन सभी लोगों का आपस में हिसाब किताब रहा, लेकिन इनका तो उनसे कुछ लेना देना नहीं था ना। पूर्व जीवन के अंदर इन्होंने तो कर्जा नहीं देना था, तो इनका 6 करोड़ रुपया क्यों वो आदमी खा गया और ये क्यों ऐसे मजबूर हैं कि उससे पैसा वापस नहीं रिकवर कर पा रहे हैं। दोस्तों इस चीज को लेकर के जब स्पिरिचुअल गाइडेंस के लिए स्पिरिट गाइड के पास गए तो इनके स्पिरिट गाइड ने सबसे पहले इनको ये बताया कि तुम्हारा जितना भी हिसाब किताब है वो तुम्हारा अपनी पत्नी के साथ है, तुम्हारी पत्नी से संबंध है, और ये बाकी जितने भी लोग हैं इनका हिसाब किताब तुम्हारी पत्नी से है, तुमसे नहीं है। तो यहां पर फिर पूछा लेकिन पैसा तो इनका जा रहा है ना। तो दोस्तों यहां पर स्पिरिचुअल गाइड ने गाइडेंस दिया कि जब कोई भी व्यक्ति विवाह करता है किसी महिला के साथ, और वो जो महिला होती है जो आपकी अर्धांगिनी होती है, देखिए पति पत्नी का रिश्ता कुछ इस प्रकार से चलता है कि पति का काम होता है बाहर से पैसा कमाना, सारे रिसोर्सेज को इकट्ठा करना, और पत्नी का काम होता है घर को संभालना, इस व्यक्ति के पूरे परिवार को संजो करके रखना, संभालना, जिसकी वजह से ये जो व्यक्ति है अपना टेंशन फ्री होकर के बाहर काम कर सके। जिसकी वजह से इनके स्पिरिट गाइड ने इनको कहा कि आपकी जो पत्नी है वो आपका पैसा बर्बाद नहीं कर रही है, लेकिन आपकी जो पूरी जायदाद है, जो आपकी पूरी धन संपदा है, उसका उस पूरी धन संपदा के अंदर आधा हिस्सा बनता है, क्योंकि वो आपकी अर्धांगिनी है और वो आपके पूरे परिवार को संभालती है। तो जितने भी पैसे का नुकसान आपकी पत्नी ने किया है, आप उसको ऐसा समझ करके चलिए कि वो उसका हिस्सा बनता है आपकी जायदाद के अंदर। उसका नुकसान उस कन्या ने किया है, आपके हिस्से के पैसे को तो उस कन्या ने छुआ भी नहीं है, और आपको इस चीज का मलाल भी नहीं रखना चाहिए। वो उसके हिस्से का पैसा था, उसने उसको खर्च कर दिया, तो आपको इसको जाने देना है। फिर ये बताते हैं कि इस कन्या का जो इसके अपने परिवार वाले हैं पूर्व जीवन के और वो जो लोग हैं उनसे कुछ ऐसा हिसाब किताब है कि इस कन्या की देनदारी है इन सब के प्रति, जिसके चलते ये बिजनेस इन्वेस्टमेंट्स और इन सब के आड़ में ये जो आपकी धर्मपत्नी है इन्होंने इतना ज़्यादा नुकसान किया, इतना ज़्यादा जो पैसा है वहाँ पर जो है चला गया। अच्छा दोस्तों, इसी के साथ साथ एक और कैरेक्टर वहाँ पर नज़र आया था। एक पड़ोसन थी जो कि इनके अंदर इंटरेस्टेड थी, एक पड़ोसन थी जो कि इनकी प्रेम कहानी से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गई थी, जिसने पूर्व जीवन के अंदर भी इनकी पत्नी और इनके बीच में दूरियां ला दी थी, दीवार को ला करके खड़ा कर दिया था। उस कन्या को जब इन्होंने देखा दोस्तों, तो वो कन्या इस जीवन के अंदर वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, वो वाली कन्या है जिससे ये विवाह से पहले मिले थे। 1 महीना इन लोगों की बातचीत हुई थी, इन्होंने सोचा था हम विवाह कर लेंगे, लेकिन विवाह करने नहीं दिया उनके घर वालों ने। अब नियति का कुछ ऐसा है कि एक्चुअली में तो इनका जो प्रेम है वो इनकी अपनी धर्मपत्नी से ही है, लेकिन वो जो कन्या है वो पिछले जीवन में इनको बहुत ज़्यादा उसकी इच्छा थी, वो इसको पाना चाहती थी। तो कुछ ऐसा हुआ कि
उसकी उस इच्छा की वजह से वो इस जीवन के अंदर आई। उस कन्या को भी नहीं पता है कि क्यों वो बार बार इन लोगों के परिवार के बीच में जो है वो अड़चने पैदा करती है, इनके जो रिलेशनशिप है उसके अंदर जो है प्रॉब्लम्स को क्रिएट करती हैं। थोड़ा सा दोस्तों एक पार्ट है जिसके बारे में हमने बताया नहीं था, वो ये था कि जो भाई हैं उनको ऐसा लगता था कि इनका एक्चुअली में विवाह उसी कन्या से होना चाहिए था, क्योंकि वो कन्या इनके टक्कर की थी, इनके बराबर की थी, लॉयर थी। थोड़ा सा इन भाई को पोजीशन कॉन्शियस हैं ये, तो इनको लगता था कि मैंने क्लर्क से विवाह कर लिया, मेरे लेवल की नहीं थी, ये सब चीज़ें इनके मन में आती थी। लेकिन इनके PLR से इनको ये बात कंफर्म हो गई और इस बात की इनको क्लैरिफिकेशन मिली कि इनका जो सच्चा प्यार है वो इनकी धर्म पत्नी ही है। पूर्व जीवन के अंदर भी वही इनकी पत्नी थी, वही इनकी प्रेमी थी, वही इनका सच्चा प्यार था, और इनका आपस में जो प्रेम है उसने दोबारा से एक बार इन दोनों को जोड़ा बना करके इस जीवन में एक दूसरे के साथ खड़ा किया है। और वो जो कन्या है जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर थी, क्योंकि गाइड ने बताया क्योंकि आप उसके बारे में आज तक भी सोचते आए हो, उससे तुम अपनी पत्नी को कंपेयर करते आए हो अपने मन में, इसकी वजह से वो जो एनर्जी है उसकी, वो एनर्जी तुम्हारी पत्नी और तुम्हारे बीच में वॉल को रखती है। तुम्हारी पत्नी से तुम्हारे को आत्मीयता फील नहीं होती है। तो गाइड ने गाइडेंस दिया कि उस महिला के बारे में तुम पूरी तरह से सोचना छोड़ दो, तो तुम्हारी पत्नी जो है वो तुम्हारी बात भी सुनेगी, उसका वहाँ पर पैसों का भी हिसाब किताब पूरा हो गया है, तो तुम्हारा पैसा भी और बर्बाद नहीं करेगी, और तुम दोनों का जो रिश्ता है वो भी जो है बेहतर हो जाएगा। और इसी के साथ दोस्तों जो है इनका पास्ट लाइफ जो रिग्रेशन का जो पूरा एक्टिविटी था वो संपन्न हो गया। हम आशा करते हैं दोस्तों कि ये जो पूरा किस्सा हमने आप सभी के सामने प्रस्तुत किया, जो केस आपके सामने हमने रखा, ये आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और वीडियो में कमेंट करके आप हमारे को बताएं कि आज की जो कहानी हमने शेयर करी उसके अंदर आपको क्या अच्छा लगा। इसी के साथ साथ दोस्तों हमारे इस वीडियो के पिंड कमेंट के अंदर हम अपने व्हाट्सएप चैनल का लिंक आप सभी के साथ साझा करने वाले हैं। आपसे हमारा अनुरोध है कि आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि जब भी हम कोई नया वीडियो लाते हैं या किसी भी हीलिंग सेशन का अपडेट हमारे को शेयर करना होता है, जितने भी मेडिटेशन के हम अपडेट शेयर करते हैं वो सभी हम अपने व्हाट्सएप चैनल के ऊपर करते हैं। तो अगर आपने हमारे चैनल को फॉलो किया होगा तो आप किसी भी अपडेट को मिस नहीं करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं आप सभी के साथ अपने अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए नमस्कार।